गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। जैसे एक पार्टी दूसरी पार्टी से कुछ प्रॉमिस करती है तो बदले में दूसरी पार्टी भी पहली पार्टी से कुछ प्रॉमिस करती है। उसी को ही दोस्तों कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मेरे फ्रेंड से कहा कि मुझे कार बेचनी है, आप खरीदोगे क्या फॉर 2 लाख रुपीज। उसने भी कहा ठीक है मैं खरीदने को तैयार हूँ। तो उसने जो मुझसे प्रॉमिस किया है इसी को ही कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस। तो देखो क्या दिया है, सबसे पहला पॉइंट, प्रॉमिसर नॉट बाउंड टू परफॉर्म अनलेस रेसिप्रोकल प्रॉमिस रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म। जैसे यहाँ पे मेरे एग्जांपल में मैंने मेरे फ्रेंड से कहा कि आप मेरी कार खरीदोगे क्या 2 लाख रुपए में। तो मैंने एक प्रॉमिस किया है और बदले में जैसे ही उसने हाँ कहा तो उसने भी एक रेसिप्रोकल प्रॉमिस किया है। यहाँ पे मैं प्रॉमिसर बन गया और वो प्रॉमिस ही बन गया। तो मुझे मेरा प्रॉमिसर के बारे में कहा है, प्रॉमिसर नॉट बाउंड टू परफॉर्म अनलेस रेसिप्रोकल प्रॉमिस रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म। यहाँ पे अब मुझे मेरा प्रॉमिस परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर मेरा फ्रेंड जो है ये बात से मुकर जाता है। तो कहने का मतलब है कि वो 2 लाख रुपए देने के लिए रेडी नहीं है और विलिंग नहीं है, तो मुझे भी मेरा प्रॉमिस फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। वो अपना प्रॉमिस फुलफिल करेगा, वो अब तैयार है अपना प्रॉमिस फुलफिल करने के लिए। तो मुझे अ, अपना प्रॉमिस जो मैंने उससे किया है वो मुझे परफॉर्म करना पड़ेगा, फिर मैं बाउंड हो जाऊंगा। तो वहां पे वो जो प्रॉमिस ही है वो 2 लाख रुपीज देने को तैयार है, अपना प्रॉमिस फुलफिल करने को तैयार है, तो ही प्रॉमिसर बाउंड होगा अपना प्रॉमिस परफॉर्म करने के लिए। तो वही बात कही है, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस टू बी साइमल्टेनियसली परफॉर्म। यहाँ पे अब दोनों को साइमल्टेनियसली परफॉर्म करना है। साइमल्टेनियसली परफॉर्म मीन्स मैं एक हाथ से उसको कार दूंगा और दूसरे हाथ से उसके पैसे दूंगा। तो अगर वो पैसे देने को रेडी है और विलिंग है अपना प्रॉमिस फुलफिल करने को, तो ही मुझे अपना प्रॉमिस परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर वो रेडी नहीं है तो मैं भी बाउंड नहीं हूँ अपना प्रॉमिस परफॉर्म करने के लिए। नो promiser need to perform his promise unless the promisee is ready and willing to perform his reciprocal promise। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, A and B contract that A shall deliver the goods to be paid for by B on delivery। मीन्स A और B के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और A जो है ये गुड्स डिलीवर करने वाला है। कंडीशन क्या है कि जब गुड्स की डिलीवरी होगी उसी टाइम पे B उसको पैसे देगा। A need not डिलीवर द गुड्स अनलेस बी इज रेडी एंड विलिंग टू पे फॉर द गुड्स ऑन डिलीवरी। तो बी यहाँ पे रेडी नहीं हो रहा है और विलिंग नहीं हो रहा है पे करने के लिए, तो ए को भी गुड्स की डिलीवरी देने की जरूरत नहीं है। तो प्रॉमिसर को अपना प्रॉमिस परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है अगर प्रॉमिस ही रेडी और विलिंग नहीं है तो। ठीक है। तो ये जो एनालिसिस वाले पार्ट में वही बात कही गई है, एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे से समझाया गया है। आप एक बार पढ़ोगे तो समझ में आएगा। फिर सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, क्या दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। जैसे मैंने एक प्रॉमिस किया है, बदले में सामने वाले ने प्रॉमिसी ने दूसरा प्रॉमिस किया है, इसी को ही रेसिप्रोकल प्रोमिसेस कहते हैं। तो ऐसे प्रॉमिस फिर आगे से और प्रॉमिस आएगा, फिर मेरा प्रॉमिस आएगा। तो ऐसे अगर रेसिप्रोकल प्रोमिसेस काफी सारे हैं तो उसमें पहले कौन परफॉर्म करेगा, पहले किसको परफॉर्म करेगा, उसका ऑर्डर कैसे होगा, वो हमको डिसाइड करना है। मीन्स पहले किसको परफॉर्म करना पड़ेगा, बाद में कौन परफॉर्म करेगा, उसके बाद और कौन परफॉर्म करेगा, इसी के बारे में यहाँ पे कहा गया है। व्हेन द ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द रेसिप्रोकल प्रोमिसेस इज एक्सप्रेसली फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है कि पहले किसको करना पड़ेगा और बाद में किसको परफॉर्म करना पड़ेगा, तो ऑर्डर डिसाइड हो गया ना, क्योंकि दोनों पार्टीज ने बैठ के डिसाइड किया है और कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेसली उन्होंने फिक्स कर दिया ये बात। दे शैल बी परफॉर्म इन दैट ऑर्डर एंड वेयर द ऑर्डर इज नॉट एक्सप्रेसली फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट दे शैल बी परफॉर्म इन दैट ऑर्डर विच द नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन रिक्वायर्स। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स हो चुका है ऑर्डर कि पहले परफॉर्मेंस किसको करना होगा बाद में कौन करेगा, ये सब बात अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई है तो वो उसी ऑर्डर में की जाएगी। अगर कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स नहीं की गई है तो फिर ट्रांजेक्शन का नेचर कैसा है उसके हिसाब से परफॉर्मेंस करना होगा। ट्रांजेक्शन के नेचर के हिसाब से ही पता चल जाएगा कि पहले कौन स्टार्ट करेगा, पहले परफॉर्म किसको करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे ए एंड बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि ए जो है ये घर जो है हाउस जो है ये बिल्ड करके देने वाला है बी को एट अ फिक्स प्राइस। ए इज प्रॉमिस टू बिल्ड द हाउस मस्ट बी परफॉर्म बिफोर बी इज प्रॉमिस टू पे फॉर इट।
तो पहले किसको परफॉर्म करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे ए को परफॉर्म करना पड़ेगा। ये ट्रांजैक्शन का नेचर ही वैसा है कि यहाँ पे क्या हुआ है, ए ने प्रॉमिस किया है कि भाई मैं आपको जो घर है, मकान जो है, इसका कंस्ट्रक्शन करके दूंगा और आपने मुझे पे करना। तो ट्रांजैक्शन का नेचर ही ऐसा है कि पहले ए को ही परफॉर्म करना पड़ेगा, भले कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स ना भी हुआ हो तो भी ए को ही पहले परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ऑर्डर के बारे में कहा गया है इस पॉइंट में। फिर थर्ड पॉइंट देखेंगे, लायबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक इफेक्ट। देखो क्या कहा है कि अगर जो इवेंट के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट इफेक्ट लेने वाला है, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट शुरू होने वाला है या कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ने वाला है, और उसी इवेंट को पार्टी ने प्रिवेंट कर दिया, मीन्स रोक दिया, मीन्स जिस इवेंट के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ने वाला है और उसी इवेंट को अगर कोई पार्टी रोक रही है तो फिर उसकी लायबिलिटी क्या बनेगी कि उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं बढ़ पा रहा है। When a contract contains reciprocal promises and one party to the contract prevents the other from performing his promise, जैसे मुझे कुछ परफॉर्म करना है और अदर पार्टी जो है उसको भी कुछ परफॉर्म करना है, और वो जो अदर पार्टी है वो मुझे रोक रही है, मुझे प्रिवेंट कर रही है, मुझे परफॉर्म करने नहीं दे रही है, तो उस केस में क्या होगा, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी सो प्रिवेंटेड। मीन्स मुझे रोका गया है ना, उसके रोकने की वजह से, उसने मुझे रोका, उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पा रहा है, मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे अब मेरे ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, मैं कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कर सकता हूँ, मीन्स मैं चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड भी कर सकता हूँ और चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी सो प्रिवेंटेड, मीन्स जिसको प्रिवेंट किया गया उस पार्टी के पास ऑप्शन है, वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कर सकता है। And he is entitled to compensation from the other party for any loss he may sustain in consequence of the non-performance of the contract। वो कॉन्ट्रैक्ट को तो मैं वॉइडेबल कर ही सकता हूँ, उसके साथ में मेरे पास एक और राइट आ जाएगा, मैं जो भी मेरा नुकसान हुआ है, जो भी मेरा लॉस हुआ है, उसका कॉम्पेंसेशन भी अदर पार्टी से क्लेम कर सकता हूँ, क्योंकि उसने मुझे रोका परफॉर्म करने से, वो मुझे रोक रहा है, उसकी वजह से मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर मैं उससे लॉस का कॉम्पेंसेशन भी ले सकता हूँ और कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल भी कर सकता हूँ। मीन्स मेरे ऊपर डिपेंड करेगा कि कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करना है क्या, वैलिड करना है, कि कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर देना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, हम दो एग्जाम्पल है, पढ़ोगे तो समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट एज टू दैट प्रॉमिस विच शुड बी फर्स्ट परफॉर्म इन कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्टिंग ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। मीन्स यहाँ पे कहा गया है कि जो पहले परफॉर्म करना है, जो प्रॉमिस पहले परफॉर्म करना है, अगर वही परफॉर्म नहीं हुआ, उसमें ही डिफॉल्ट कर दिया, तो उसका इफेक्ट क्या होगा। जैसे से फॉर एग्जांपल मुझे कार डिलीवर करनी है और अदर पार्टी जो है वो मुझे पैसे देगी, तो यहाँ पे जैसे वो हमारा घर वाला भी एग्जांपल था, अभी हमने पढ़ा कि ए घर जो है कंस्ट्रक्शन करके देने वाला है, फिर भी उसको पे करने वाला है, तो यहाँ पे पहला परफॉर्मेंस कौन करेगा, ए को करना पड़ेगा, और उसने जिसको पहले परफॉर्म करना है उसने ही अगर डिफॉल्ट कर दिया, तो उसने ही अगर परफॉर्म नहीं किया तो उसका इफेक्ट क्या होगा। तो वही बात कही है, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस सच दैट वन ऑफ देम cannot be performed or that its performance cannot be claimed till the other person has been performed till the other has been performed, and the promiser of the promise last mentioned fails to perform it, such promiser cannot claim the performance of the reciprocal promise and must make compensation to the other party to the contract for any loss which such other party may sustain by the non performance of the contract। मीन्स रेसिप्रोकल प्रोमिसेस में क्या होता है, मुझे परफॉर्म करना है, फिर उसको परफॉर्म करना है, फिर मैं परफॉर्म करूंगा, फिर वो परफॉर्म करेगा, ऐसे मेरा परफॉर्मेंस उसके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड है, उसका परफॉर्मेंस मेरे परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड है, और मान लो मुझे जो परफॉर्म करना था, मैंने जो प्रॉमिस किया था वो मैंने परफॉर्म ही नहीं किया, तो फिर मैं उसका परफॉर्मेंस जो है वो क्लेम नहीं कर सकता हूँ, और मुझे साथ में क्या करना पड़ेगा, उसका जो नुकसान हुआ है उसकी भी मुझे कॉम्पेंसेशन उसको देना पड़ेगा, क्योंकि मेरा परफॉर्मेंस ना होने की वजह से अदर पार्टी भी परफॉर्म नहीं कर सकती है। तो जब एक पार्टी डिफॉल्ट करती है, अपना प्रॉमिस वो परफॉर्म नहीं करती है, तो अदर पार्टी को उसको अपना परफॉर्मेंस देने की जरूरत नहीं है, और जो पार्टी डिफॉल्ट करती है उसको कॉम्पेंसेशन भी देना पड़ेगा अदर पार्टी को। तो वही बात कही है, जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, ए ने हायर किया बी की शिप, कहाँ से, कलकत्ता से मॉरिशियस जाने के लिए,
a cargo to be provided by A, B receiving a certain freight for its conveyance. मीन्स ए ने उसको कार्गो दिया है और बी को जो है उसका फ्रेट मिलने वाला है, वो कलकत्ता से मॉरिशियस तक पहुंचाना है. A does not provide any cargo for the ship. A cannot claim the performance of B's promise and must make compensation to B for the loss which B sustains by the non-performance of the contract. यहाँ पे A ने कार्गो दिया ही नहीं, हालांकि उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि मैं आपको कार्गो दूंगा, वो आप कलकत्ता से मॉरिशियस पहुंचाना, और B को उसके बदले फ्रेट मिलने वाला था, मीन्स ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस मिलने वाले थे. तो यहाँ पे अब A ने उसको कोई कार्गो प्रोवाइड ही नहीं किया, यहाँ पे ए ने परफॉर्म किया ही नहीं है, तो ए जो है बी का प्रॉमिस का परफॉर्मेंस मांग ही नहीं सकता है, क्योंकि ए के परफॉर्मेंस के ऊपर ही तो बी का परफॉर्मेंस डिपेंड था. ए ने ही परफॉर्म नहीं किया तो बी कैसे अपना प्रॉमिस फुलफिल कर पाएगा. तो ए जो है बी से परफॉर्मेंस क्लेम नहीं कर सकता है, और उसको बी को कॉम्पेंसेशन भी पे करना पड़ेगा, जो कुछ भी बी का लॉस हुआ होगा. फिर इफेक्ट्स ऑफ फेल्यूर टू परफॉर्म एट अ टाइम फिक्स्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच टाइम इज एसेंशियल. मीन्स जिस कॉन्ट्रैक्ट में टाइम बहुत एसेंशियल है और टाइम भी फिक्स किया गया है कि इसी टाइम पे आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, और उस टाइम पे अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो फिर उसका इफेक्ट क्या होगा. When a party to a contract promises to do certain thing at or before the specified time, means टाइम पे परफॉर्म करना है. जैसे मान लो घर पे शादी होती है तो हम कैटरिंग वाले को बुक करते हैं या फिर लॉन वाले को बुक करते हैं, तो हम उससे उसको डेट बता देते हैं कि इस तारीख को शादी है, इस तारीख को कैटरिंग वाले को हम बोल देते हैं कि आपको आके वहाँ पे सब तैयारी करनी पड़ेगी. तो एक टाइम फिक्स किया गया है, और इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है. सोचो शादी वाले दिन कैटरिंग वाला आए ही नहीं तो फिर क्या होगा, उसने परफॉर्म ही नहीं किया तो क्या होगा, बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी. तो ये ऐसे टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें टाइम बहुत एसेंशियल है, और हमने टाइम भी फिक्स किया हुआ है, और अगर अदर पार्टी जो है वो परफॉर्म नहीं कर रही है उस टाइम पे तो क्या होगा. एंड फेल्स टू डू एनी सच थिंग एट और बिफोर द स्पेसिफाइड टाइम, मीन्स वो टाइम तो फिक्स किया गया है और वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, वो फेल्स टू परफॉर्म हो गया. द कॉन्ट्रैक्ट और सो मच ऑफ इट एज हैज नॉट बीन परफॉर्म, मीन्स जितना कॉन्ट्रैक्ट उसने परफॉर्म नहीं किया है बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द प्रोमिसी. तो जैसे कैटरिंग वाले ने जितना भी परफॉर्मेंस पूरा नहीं किया होगा, जितना भी प्रॉमिस पूरा नहीं किया होगा, मान लो उसने थोड़ा काम किया है बाकी का नहीं किया है, तो जो उसने बाकी का नहीं किया है वो अब मेरे ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है. मैं यहाँ पे प्रॉमिस ही हूँ, उसने मुझे प्रॉमिस किया है कि मैं इस तारीख को कैटरिंग का काम लेता हूँ और आपका सब काम मैं तैयारी करके दूंगा. तो यहाँ पे अगर वो उस दिन पे तैयार नहीं कर पा रहा है या फिर फेल हो रहा है, तो फिर जितना काम उसका बाकी है वो अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कर सकता हूँ. मैं चाहे तो कह सकता हूँ कि आप बाकी का काम मत करो, या फिर मैं उसको वैलिड भी रख सकता हूँ. इफ द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज वॉज दैट टाइम शुड बी ऑफ द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मीन्स वो उसमें जो टाइम फैक्टर था वो बहुत इंपॉर्टेंट था. तो यहाँ पे अगर टाइम फिक्स किया गया है कॉन्ट्रैक्ट से और टाइम बहुत एसेंशियल है, और उस टाइम पे प्रॉमिसर जो है परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो प्रॉमिसी के हाथ में होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कर सकता है, उसके पास एक ऑप्शन आ जाता है. इफेक्ट ऑफ सच फेलियर व्हेन टाइम इज नॉट एसेंशियल. अगर टाइम एसेंशियल नहीं है तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो क्या दिया है. इफ इट वाज नॉट द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज दैट टाइम शुड बी ऑफ एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मीन्स टाइम जो है वो क्रक्स नहीं है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. द कॉन्ट्रैक्ट does not become voidable by the failure to do such thing at or before the time specified, but the promise is entitled to compensation from the promisor for any loss occasioned to him by such failure. Means टाइम इंपॉर्टेंट है और टाइम पे परफॉर्मेंस नहीं हो पा रहा है, तो प्रॉमिसी के पास एक ऑप्शन आ जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कर सकता है. और टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर उस केस में वॉइडेबल तो नहीं हो पाएगा, मीन्स वो जो प्रॉमिसी है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल तो नहीं कर पाएगा, लेकिन प्रॉमिसी जो है वो कॉम्पेंसेशन क्लेम करेगा प्रॉमिसर से, जो कुछ भी उसका नुकसान हुआ होगा. तो टाइम इंपॉर्टेंट है तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं, वॉइडेबल हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट एट द ऑप्शन ऑफ द प्रॉमिसी. और टाइम अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल तो नहीं होगा, लेकिन प्रॉमिसी जो है ये प्रॉमिसर से कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकता है जो कुछ भी उसका नुकसान हुआ है. इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस एट टाइम अदर देन एग्रीड अपॉन, मीन्स एक टाइम फिक्स किया गया था, उस टाइम पे ही परफॉर्मेंस करना था, और पार्टी जो है
उस टाइम पे परफॉर्म नहीं कर पाई, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कर सकते हैं। लेकिन मान लो उसने टाइम जाने के बाद में परफॉर्म किया, टाइम हो गया, जो टाइम फिक्स हो गया था ना वो हो गया, उसके बाद वो परफॉर्म कर रहा है और उसके परफॉर्मेंस को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो फिर क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा और मुझे उसका पेमेंट भी उसको देना पड़ेगा। इफ इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल ऑन अकाउंट ऑफ द प्रोमिसर्स फेलियर टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस एट द टाइम एग्रीड, जो टाइम एग्री हुआ है उस टाइम पे उसने परफॉर्म नहीं किया, और कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा, क्योंकि टाइम एसेंशियल था। मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड भी रख सकता हूँ। मान लो उस टाइम पे उसने परफॉर्म नहीं किया, बाद में वो परफॉर्म कर रहा है, द प्रोमिसी एक्सेप्ट्स परफॉर्मेंस ऑफ सच प्रॉमिस एट एनी टाइम अदर देन एग्रीड, मीन्स जो एग्रीड हुआ है उसको छोड़ के कोई और टाइम पे परफॉर्म हो रहा है, मीन्स लेट परफॉर्मेंस हो रहा है। द प्रोमिसी कैन नॉट क्लेम कॉम्पेंसेशन फॉर एनी लॉस ओकेजन बाय द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस एट द टाइम एग्रीड unless at the time of acceptance he gives notice to the promiser of his intention to do so। मीन्स कहने का मतलब ये है कि अ, जो टाइम फिक्स हुआ था उस टाइम पे सामने वाले ने परफॉर्म नहीं किया, और टाइम जो था ये बहुत एसेंशियल था, उसने परफॉर्म नहीं किया, तो प्रॉमिसी के पास एक राइट आ जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कर सकता है। मान लो टाइम जाने के बाद अगर प्रॉमिसर परफॉर्म करने के लिए रेडी है और मैं भी उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि भाई ठीक है आप परफॉर्म करो, मैं उसका परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं कोई भी कॉम्पेंसेशन उससे क्लेम नहीं कर सकता हूँ। एक ही केस में मैं उससे सिर्फ कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकता हूँ, उसके परफॉर्मेंस के पहले मैंने एक कंडीशन लगा दी कि ठीक है आपका परफॉर्मेंस तो मैं रेडी हूँ एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन आपको इतना इतना कॉम्पेंसेशन मुझे देना पड़ेगा। मीन्स एक्सेप्टेंस के टाइम पे ही मुझे उसको नोटिस देना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि आपका परफॉर्मेंस लेने के लिए मैं रेडी हूँ, एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन आपको कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा जो कुछ भी मेरा नुकसान हुआ है, ये मुझे उसको पहले बताना पड़ेगा। अगर उसके बाद वो रेडी हो रहा है परफॉर्मेंस देने के लिए, तो फिर मैं उससे कॉम्पेंसेशन भी क्लेम कर सकता हूँ और उसका परफॉर्मेंस भी एक्सेप्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जो टाइम पे परफॉर्मेंस देना था, फिक्स हुआ था टाइम, उस टाइम पे उसने परफॉर्मेंस नहीं दिया, तो अब ये प्रॉमिसी के ऊपर डिपेंड करता है कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कर सकता है वो। लेकिन अगर टाइम जाने के बाद प्रॉमिसर कह रहा है कि मैं परफॉर्मेंस देने के लिए रेडी हूँ, तो यहाँ पे प्रॉमिसी एक्सेप्ट कर रहा है उसका परफॉर्मेंस, तो प्रॉमिसी जो है कोई भी कॉम्पेंसेशन क्लेम नहीं कर सकता है। एक ही केस में सिर्फ कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकता है, अगर उसने एक्सेप्टेंस के पहले बता दिया प्रॉमिसर को कि आपका परफॉर्मेंस मैं एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन आपको कॉम्पेंसेशन भी देना पड़ेगा, ये नोटिस अगर वो पहले देता है तो फिर वो कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकता है। ठीक है, एनालिसिस दिया हुआ है, आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। फिर आगे क्या दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी अवॉइडेड वेयर टाइम इज नॉट एसेंशियल, तो ये तो हमने देखा, ये तो एनालिसिस वाला ही पार्ट चल रहा है कि टाइम एसेंशियल नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट को हम अवॉइड नहीं कर सकते, उस केस में हम सिर्फ कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकते। ठीक है, फिर लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, मीन्स जो एक्ट इम्पॉसिबल है उसका अगर आप एग्रीमेंट कर रहे हो, देखो वर्ड ही क्या यूज किया है, एग्रीमेंट, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट तो कभी बन ही नहीं पाएगा, ये एग्रीमेंट ही रहेगा, क्योंकि एक एसेंशियल एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, एक एसेंशियल एलिमेंट इसमें से गायब हो गया, क्योंकि जो भी हम परफॉर्म करने वाले हैं वो गारंटीड होना चाहिए। कोई अगर आप ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हो, कोई आप ऐसा प्रॉमिस कर रहे हो जो इम्पॉसिबल है, तो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। तो एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, ये जो है ये वॉइड हो जाएगा, क्योंकि जो जो एक्ट इम्पॉसिबल है, जो हो ही नहीं सकता, उसके लिए अगर आप एग्रीमेंट कर रहे हो तो वॉइड है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट टू डू एक्ट आफ्टरवर्ड्स बिकमिंग इम्पॉसिबल और अनलॉफुल, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम एग्रीमेंट करते हैं, जब हम प्रॉमिस करते हैं, तब तो वो चीज पॉसिबल होती है, तब तो वो एक्ट पॉसिबल होती है, लेकिन बाद में कोई ऐसी घटना घट जाती है जिसकी वजह से वो एक्ट जो है इम्पॉसिबल हो गई। जैसे कि मान लो मेरा पान मसाले का काम है और मैं गुटखा वगैरह बेचता हूँ, और अचानक से क्या हो गया, मैंने एक पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं आपको इस समय इतना इतना गुटखा सप्लाई करूंगा, मान लो हमारी गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया, अब वो डेट आई नहीं है सप्लाई की, कॉन्ट्रैक्ट करने पहले तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तब तो वो वैलिड था, तब तो वो लीगल था, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया, तो अब ये एक्ट हमारे लिए क्या हो गई,
इम्पॉसिबल हो गई। तो जब एग्रीमेंट हुआ था, जब प्रॉमिस किया था हमने, जब कॉन्ट्रैक्ट किया था, तब तो वो एक्ट पॉसिबल थी, लेकिन बाद में वो इम्पॉसिबल हो गई। अगर वो उसी टाइम इम्पॉसिबल होती तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ही होता, तब तो हम उसको कॉन्ट्रैक्ट बोल ही नहीं सकते, तब तो वो हमको एग्रीमेंट ही बोलना होता। एग्रीमेंट क्या था? वॉइड ही था। लेकिन बाद में अगर कोई ऐसी घटना घट रही है जिसकी वजह से हमारी जो एक्ट है वो इम्पॉसिबल हो रही है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? वो भी वॉइड हो जाएगा। तो देखो क्या है, अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट विच आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, उसके बाद वो इम्पॉसिबल हो गई एक्ट। मीन्स जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था दोनों पार्टीज के बीच में, तब वो एक्ट पॉसिबल थी। बाद में कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में वो एक्ट इम्पॉसिबल हो गई है। और बाय रीजन ऑफ सम इवेंट विच द प्रोमिसर कुड नॉट प्रिवेंट अनलॉफुल बिकम्स वॉइड, वो कॉन्ट्रैक्ट, वो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड व्हेन द एक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल और अनलॉफुल। तो कहने का मतलब यह है कि अगर एग्रीमेंट करते समय ही वो एक्ट इम्पॉसिबल है, तो फिर वो तो तभी वॉइड हो जाएगी, वो कॉन्ट्रैक्ट में कभी कन्वर्ट ही नहीं होगी। कभी कभी क्या होता है, जब पार्टीज एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है, तब तो वो एक्ट पॉसिबल होती है, तब तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की बारी आती है, उससे पहले ही कोई ऐसी घटना घट जाती है जिसकी वजह से वो एक्ट जो था इम्पॉसिबल हो गया या फिर अनलॉफुल हो गया, उस केस में तभी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, जब वो एक्ट इम्पॉसिबल हो गई या फिर अनलॉफुल हो गई। compensation for loss through non performance of act known to be impossible or unlawful, मीन्स यहाँ पे मुझे पता है कि जो मैं एक प्रॉमिस कर रहा हूँ, जो मैं अदर पार्टी से प्रॉमिस कर रहा हूँ परफॉर्म करने के लिए, मुझे पता है कि वो चीज, वो एक्ट इम्पॉसिबल है या अनलॉफुल है, अदर पार्टी को नहीं पता है। मीन्स यहाँ पे मैं मेरे फ्रेंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ कि मैं आपको पर्टिकुलर कोई ये चीज सप्लाई करूंगा, और मुझे पता है कि वो मैं नहीं कर सकता हूँ, वो इम्पॉसिबल है करना मेरे लिए, या फिर अनलॉफुल है। तो फिर उस केस में अब ये अदर पार्टी को नहीं पता है, वो अनजान है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उसका जो कुछ भी नुकसान होगा मेरे नॉन परफॉर्मेंस की वजह से, मुझे उसको भर के देना पड़ेगा, मीन्स मुझे कॉम्पेंसेशन उसको देना पड़ेगा। वो मुझसे अदर पार्टी जो है क्लेम कर सकती है। ऊपर वाले इसमें क्या था, ऊपर वाले पॉइंट में दोनों को नहीं पता था कि आगे चल के क्या होने वाला है। मीन्स दोनों पार्टी परफॉर्म करने के लिए रेडी थी, तब वो एक्ट पॉसिबल था, बाद में वो इम्पॉसिबल हो गया। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट में हम क्या बोल रहे हैं, इस पॉइंट में एक पार्टी को पता है कि एक्ट जो है इम्पॉसिबल है या फिर अनलॉफुल है, अदर पार्टी को नहीं पता है कि ये इम्पॉसिबल है, वो अनजान है इस बात से, तो उस केस में उसका तो नुकसान हो जाएगा। जैसे मैंने प्रॉमिस किया कि मैं आपको गुटखा सप्लाई करूंगा, और मुझे पता है कि ऑलरेडी गुटखा बैन है, उसको नहीं पता है, तो यहाँ पे वो बेचारी उस पार्टी का तो नुकसान हो जाएगा। उस केस में फिर वो मेरे से कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकता है। तो वेयर वन पर्सन हैज प्रॉमिस टू डू समथिंग विच ही न्यू, मीन्स मैंने कुछ प्रॉमिस किया है परफॉर्म करने के लिए, और मुझे पता है कि वो चीज जो है इम्पॉसिबल है, प्रॉमिस ही को नहीं पता है कि वो इम्पॉसिबल है या अनलॉफुल है, तो प्रॉमिसर को मस्ट मेक कॉम्पेंसेशन टू सच promisee फॉर एनी लॉस विच सच promisee sustains थ्रू द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। जैसे कि ए एग्रीज विद बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक, द एग्रीमेंट इज वॉइड, ये तो पहले ही वॉइड हो गया क्योंकि ये पहले ही इम्पॉसिबल था। लेकिन अगर कोई प्रॉमिस मैं ऐसा कर रहा हूँ जो मुझे खुद पता है कि ये इम्पॉसिबल है, अनलॉफुल है, लेकिन अदर पार्टी को, प्रॉमिस ही को नहीं पता है कि ये इम्पॉसिबल है, तो उस केस में जो कुछ भी नुकसान हुआ है मुझे उसको भर के देना पड़ेगा, मुझे उसको कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर केस स्टडी टाइप क्वेश्चन आ चुका है, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी कहते हैं इसको। तो ये भी बात वही कही है, एनालिसिस पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, फिर उसके बाद में सब्सिक्वेंट और सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, इसके ऊपर केस स्टडी टाइप क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है ये। फिर आगे बढ़ेंगे, reciprocal promise to do certain things that are legal and also some other things that are illegal, मीन्स कुछ प्रॉमिस मैंने ऐसे किए हैं जो लीगल है, कुछ चीजें हमने ऐसी की है, कुछ प्रोमिस हमने ऐसे किए हैं जो लीगल है, और कुछ प्रोमिस हमने ऐसे किए जो इलीगल है। तो यहाँ पे अगर हम कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकते हैं, मीन्स टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं, तो जो चीजें लीगल है वो एक्सेप्ट की जाएगी, और जो चीजें इलीगल है वो कैंसल कर दी जाएगी, उसको वॉइड माना जाएगा। वेयर पर्सन्स रेसिप्रोकली प्रॉमिस फर्स्ट टू डू सर्टन थिंग्स विच आर लीगल, मीन्स पहले हमने कौन सा प्रॉमिस किया है, ऐसी एक्टिविटीज करने का प्रॉमिस किया है जो लीगल है,
and secondly under specified circumstances to do certain other things which are illegal, the first set of promises is valid क्योंकि वो लीगल है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बट द सेकंड इज अ वॉइड एग्रीमेंट। तो पार्टीज ने अगर कुछ ऐसे प्रोमिसेस किए हैं जो लीगल है और कुछ ऐसे प्रोमिसेस किए हैं जो इलीगल है, तो पहला कौन सा पार्ट है? पहला लीगल वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कौन सा पार्ट है? पहला ऐसे प्रोमिसेस है जो लीगल है, तो फिर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, और कुछ ऐसे प्रोमिसेस किए बाद में जो इलीगल है, तो फिर वो वॉइड माना जाएगा। एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। अल्टरनेटिव प्रॉमिस वन ब्रांच बीइंग इलीगल मीन्स मैंने कुछ प्रॉमिस किया, बदले में अदर पार्टी ने कुछ प्रॉमिस किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो कि इलीगल है, जिसमें से एक ब्रांच जो है वो इलीगल है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाएगा। The law on this point is contained in section 58 which says that in the case of the alternative promise, one branch of which is legal and the other इलीगल, द लीगल ब्रांच अलोन कैन बी एनफोर्स, और जो इलीगल रहेगी वो कैंसल हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी। ए एंड बी एग्री दैट ए शैल पे बी ₹1 लाख फॉर विच बी शैल आफ्टरवर्ड्स डिलीवर टू ए आइदर राइस और स्मगल्ड ओपियम। मीन्स यहाँ पे अब देखो, एक ब्रांच जो है यहाँ पे, ए ने क्या प्रॉमिस किया है कि मैं ₹1 लाख दूंगा, और बी ने क्या प्रॉमिस किया है कि जैसे ही आप ₹1 लाख दोगे तो मैं या तो राइस आपको डिलीवर करूंगा या तो फिर स्मगल्ड ओपियम आपको डिलीवर करूंगा। तो स्मगल्ड ओपियम ये जो है ये इलीगल है, मीन्स दो दो में से कुछ तो भी बी एक ही सप्लाई करने वाला है, एक जो है लीगल है और एक जो है इलीगल है। तो लीगल ब्रांच जो है ये इलीगल ब्रांच हो गई और ये इलीगल ब्रांच हो गई। तो इलीगल तो परफॉर्म किया ही नहीं जा सकता है, लीगल ही परफॉर्म किया जा सकता है, तो सिर्फ लीगल एक्टिविटी ही अलाउड होगी, सिर्फ उसको ही हम एनफोर्स कर सकते हैं। ए जो है बी को ऐसा नहीं कहेगा कि मुझे स्मगल्ड ओपीएम ही चाहिए, वो क्लेम नहीं कर सकता है, और बी भी वो चीज परफॉर्म नहीं कर सकता है, बी को भी सिर्फ लीगल ब्रांच ही करना पड़ेगा। तो जब हम ऑप्शन देते हैं सामने वाले अदर पार्टी को कि आप मुझे पे करो, मैं आपको दोनों में से कोई एक चीज दूंगा, तो एक चीज लीगल है दूसरी चीज इलीगल है, तो इसको ब्रांचेस कहते हैं, अल्टरनेट हमने उसको दे दिया है, तो फिर यहाँ पे जो इलीगल ब्रांच है वो परफॉर्म नहीं किया जा सकता है। ठीक है।